कई बार हम समाज में अपने पद प्रतिष्ठा के चलते अपने मन के विपरीत जाकर अपनी लाइफ के बहुत अहम रिश्तों को चोट पहुंचाते हैं। हमारी आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अविनाश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अविनाश के बेटे प्रथम ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अविनाश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, प्रथम ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ प्रथम, क्यों चिल्ला रहे हो? अविनाश की पत्नी श्वेता ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, प्रथम ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? श्वेता ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी गंगा चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अविनाश बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर भी बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अविनाश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करूं। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया दूर के रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। अविनाश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनःस्थिति को गंगा अच्छी तरह से जानती थी और अपने बेटे को कोई कष्ट न हो, इसीलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अविनाश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अविनाश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अविनाश ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी, वो तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्था कराएंगे ना। श्वेता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, गंगा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अविनाश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आने लगा तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो इंग्लैंड में रहते थे, आने वाले थे। जब अविनाश बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित थे। इंग्लैंड से अविनाश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर महेंद्र ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अविनाश, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर महेंद्र ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, श्वेता ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर महेंद्र ने अविनाश की ओर देखा तो अविनाश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर महेंद्र सब समझ गए, बोले, कल हम सभी भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे। देखा कि गंगा को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर महेंद्र दौड़कर गंगा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। गंगा की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अविनाश, तूने तो नाम उजागर कर दिया,
अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर महेंद्र ने अविनाश को डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अविनाश का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। गंगा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर महेंद्र ने श्वेता की ओर व्यंग्य से देखा। श्वेता निरुत्तर होकर अविनाश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अविनाश, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। श्वेता बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुमने यह दशा की है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर महेंद्र की आंखों से अश्रु जलधारा बह निकली। अब भाभी, आप मेरे साथ इंग्लैंड चलेंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर महेंद्र ने गंगा से कहा। अविनाश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर महेंद्र ने जो राज बताया उसके बाद तो अविनाश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ गंगा के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अविनाश ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। श्वेता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गंगा से आंख मिलाए। गंगा ने श्वेता के मन के भाव समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अविनाश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। श्वेता और बच्चों ने गंगा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।